नमस्कार, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है मां चरमन्यवती यानी चंबल नदी की गोद में बसे कोचिंग सिटी कोटा में। तालियां जोरदार बजती रहें। ये कोटा के शानदार लोग भाई दूज के पर्व पर यहां पहुंचे हैं। भाई दूज की न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मुकाबला 4 साल बाद आने वाले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है और लग रहा है कि भारत इस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन 5 साल में आने वाले चुनावी मुकाबले को कौन जीतेगा, 3 दिसंबर को इसका फैसला होगा। और चुनावी पिच पर किस तरह की बाउंसर्स हो रही है, किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, यह जानने के लिए हाड़ौती में हमारी न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है। बिना देर किए हुए इन तीनों ही मेहमानों का परिचय कराऊं, लेकिन बता दूं पिछली बार 2018 में इन कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में बराबरी पर मुकाबला छूटा था। 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी हुए थे, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 3 खास मेहमान कांग्रेस से शुरुआत करते हुए मेरे साथ शिवकांत नंदवाना जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ। जोरदार तालियों से स्वागत शिवकांत जी का। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज और गूंज सुनाई देनी चाहिए जोरदार तरीके से। बीजेपी से विवेक राजवंशी जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष कोटा नगर निगम। क्या बात है, बीजेपी का जब जिक्र कर रहे हैं तो जोरदार तालियां बज रही हैं। तीसरी तरफ कुंज बिहारी सिंघल जी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जाहिर तौर पर बराबरी के साथ उनका भी स्वागत। और नवीन पालीवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के कोटा से ही ताल्लुक रखते हैं, यह बताना भी जरूरी है। शुरुआत सरकार चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की है और रिपीट करने की अगर बात करते हैं शिवकांत नंदवाना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाड़मेर में थे। उन्होंने सभा में कहा कि पूरा राजस्थान कह रहा है कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। नरेंद्र मोदी जी 15-15 लाख रुपए इस देश की जनता के खातों में लाना चाहते थे। तो जुमले हैं उनके। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से योजनाएं लागू करी, चाहे चिरंजीवी योजना हम लें, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। ये योजनाओं पर तो आएंगे, लोगों से भी आएंगे, लेकिन लाल डायरी का भी जिक्र हो रहा है, उसके भी 4 पन्ने बाहर आ चुके हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि लॉकर से धन निकल रहा है बाहर, सोना निकल रहा है, उसकी बात नहीं होती है। ये कौन सा फॉर्मूला है कि जिससे लॉकर में बंद पड़े होते धूल फांकते हैं मंत्रालय में, वहां पे सोना और पैसा निकलता है? ये सब राजनीति से प्रेरित बातें हैं। किसने, बीजेपी ने पहुंचा दिया उनको अंदर? लाल डायरी कहां से आ गई? लाल डायरी की बात भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। उसका पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया। झूठी बातें हो रही है, कोई तथ्य सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठी बातें करना, जनता को बरगलाने का काम करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलने का काम, जनता को बरगलाने का काम। कल कोटा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, गारंटी यात्रा पर निकले थे और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, विवेक राजवंशी जी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आते हैं और धर्म के नाम पर अपने भाषणों में उत्तेजक बातें कहते हैं और धर्म के नाम पर अपना एजेंडा थोपते हैं। अच्छी परंपरा नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, अशोक गहलोत जी का कहना है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करने के बजाय हमारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सरकार के कामकाज पर क्यों नहीं बोलते? देश और धर्म, सबसे पहले तो देश जरूरी है बताऊं, उसके बाद धर्म जरूरी है। सनातन धर्म, मैं आपको एक बताना चाहूंगा। संविधान कहां है? मैं आपको एक बताना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री स्टेलिन के बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सनातन को खत्म करना है। कांग्रेस के एक सांसद ए राजा ने कहा था कि सनातन को खत्म करना है। तो ये कहां की संस्कृति है कांग्रेस की? ये कांग्रेस की संस्कृति। ए राजा डीएमके के इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कांग्रेस ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो सनातन को खत्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। धर्म के नाम पे क्यों नहीं बात होगी, बताओ मेरे को आप। सनातन को खत्म करने की अगर बात होगी तो धर्म की नाम बात होगी, फिर ये क्यों कहते हैं गहलोत जी? मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो सनातन क्या है इस बात को समझो। सनातन धर्म है ही नहीं। सनातन का मतलब होता है, सनातन का मतलब होता है कि जितने भी विश्व में जीव हैं, आप गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता हमने पढ़ी है, गीता हमने पढ़ी है। सनातन का मतलब होता है जितने भी इस विश्व में प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सबके प्रति सद्भाव रखना, सबके सुख दुख में भागीदार रखना, सबके प्रति भाव रखना मन का, ये सनातन है। शिवकांत जी की परिभाषा कैसी लगी? उन्होंने तो कहा कि सनातन तो है ही नहीं कुछ। इनके कांग्रेस के जनप्रतिनिधि संस्कार
जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, बताऊं मैं आपको, ये उस पार्टी के लोग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान सनातन धर्म के लोगों का हिंदुस्तान है। सनातन धर्म वो धर्म है पूरे विश्व कल्याण की बात करता है, सृष्टि में जितने जीव जंतु है सबके उसकी बात करता है। इनकी पार्टी बात करती है कि सनातन धर्म खत्म कर देंगे, इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, कोई खंडन नहीं करता है। आज इनकी पार्टी ने कहा, तो बीजेपी के ऊपर ये जो आरोप लगते हैं कि चुनाव जब आते हैं बीजेपी की तरफ से हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता की बात आने लगती है, तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं आप चुनाव के वक्त में। तुष्टीकरण हमेशा कांग्रेस ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ आवास मकान बना के दिए, कई धर्म के नाम पे मकान नहीं दिए, बताओ मैं आपको। टॉयलेट बना के दिए कि धर्म के नाम पे बना के नहीं दिए। आप एक पार्टी की नीति सेंट्रल सरकार की बताओ जिसमें धर्म के नाम पे तुष्टीकरण किया हो भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया आज तक, बताओ। ये तुष्टीकरण सांप्रदायिकता की बातें क्यों, विकास की बातें क्यों नहीं की जाती हैं? क्या आम आदमी पार्टी का एजेंडा है इस बार? बिहारी जी, आम आदमी पार्टी काम की बात करती है, काम की राजनीति करती है। उसने व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो यहां पर आई है। वो सत्ता परिवर्तन से माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन उसका उद्देश्य है। जब भी बीजेपी के हार की मुंह देखना पड़ता है, उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म आड़े आता है। इनको धर्म के अलावा और कोई दूसरा चीज इनके पास नहीं है। ये काम की बात करोगे धर्म, काम की बात करोगे धर्म। अरे ये बताओ, आपने कितने स्कूल बना दिए? कितने स्कूल बनाए आपने, ये बताओ? कितनी सड़कें बना दी? एक भी इन्होंने ना सड़कें बनाई और ना इन्होंने स्कूल बनाए। यदि इनको बच्चे पढ़ाने की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो इनको कहते हैं धर्म। आपका धर्म देखिए, बच्चे पढ़ जाओगे, यदि आपके बच्चे पढ़ जाओगे तो रैलियों में नारे कौन लगाएगा? इनका मकसद सिर्फ इसलिए है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे, जिससे हम रैलियों में नारे लगवा सके। इनका मकसद सिर्फ यही है और इनका कोई मकसद नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी का क्या मकसद है राजस्थान में चुनाव लड़ने का? आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि इनको काम की राजनीति करना सिखाना। आप देखिए इनके मैनिफेस्टो उठा के, दोनों पार्टियों के। पहले ये धर्म के नाम पे बात करते थे, अब इन्होंने काम की बात करने लगी है। अब ये कहने लगी है हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है। अब देखो, अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों पार्टियों को काम की राजनीति करना सिखा दिया। तो यहां पर यह कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने काम की राजनीति करना सिखा दिया। काम के ऊपर वोट देना और लेना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। क्या मुद्दे कोटा के लोगों के इस बार यहां पर चुनाव में रहने वाले हैं? बिल्कुल इनका जवाब दे देता हूं। नहीं, अगर ये कहना चाह रहे हैं कि कथा तो श्री राम की थी और हिंदुस्तान में श्री राम की कथा होगी, और इस श्री राम की कथा में जो रावण मरा था ना, इस 3 दिसंबर को इस कांग्रेस के रावण को भी मारेंगे और जय श्री राम का भी जयकार करवाएंगे। दूसरी बात, कोटा के विकास की, हमारे कोटा दक्षिण में जहां हमारे बीजेपी के विधायक माननीय संदीप जी शर्मा है, वहां सबसे महंगी भूमि थी। शांति धारीवाल जी ने पूरी महंगी भूमि बेच दी और पूरा पैसा रिवर फंड में लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से, पिछले 5 साल में एक युवा को नौकरी नहीं मिली। राहत कैंप में जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। 2 महीने से रोडवेज के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। चिरंजीवी बीमा के पैसे भुगतान नहीं हो रहे, इसीलिए अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच की बात करते हैं, यहाँ कोटा के मेडिकल कॉलेज की MRI कराने जाओ तो 2 महीने में नंबर आता है। एमबीएस अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है। अब कोटा जिले में है और चूंकि कोटा की उत्तर सीट की इस वक्त हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और मुख्य मुद्दे कोटा उत्तर के भी निकल कर आएंगे। शांति धारीवाल जो कि यूडीएच मंत्री यहाँ सरकार में, उनकी बात होंगी। यहाँ पर भाई साहब ने जब वो जवाब दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, कुछ आपको भी कुछ कहना है? वो पहले तो फोन काट लीजिए फिर जवाब दीजिए। मैं ये विधायक रहे हैं संदीप जी, जो विवेक जी भी उत्तर के हैं, पूर्व विधायक हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो 5 साल तक कुछ भी नहीं करा, लास्ट में है कथा करेंगे, कथा बस कथा करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं महंगी जमीन को बेच दिया गया यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। कौन सी महंगी जमीन बेच दिया, इनसे पूछो। और जो विवेक जी आए उन्होंने खरीदी होगी शायद वो जमीन है भी कोटा की सारी। सवाल क्या है? और जी यहाँ पे सवाल है किसी का? ठीक है, मैं इधर आता हूँ जी, इधर आ रहा हूँ। ये संसदीय मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ मर्द ज्यादा रहते हैं।
यहाँ एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया था बच्ची ने, वो मुख्यमंत्री के सामने बैठ के ये बोल रहे थे कि इसका जो लव अफेयर चल रहे हैं, ये इनके मंत्री जी की सोच है। उनका जो पिताजी यहाँ पर उसको लेने आए, उनके आंसू आ गए कि मैं इसकी लाश को कैसे लेके जाऊंगा, वहाँ क्या जवाब दूंगा। उनको जवाब नहीं मिल रहा कि इस बच्ची पे ऐसा लाछन लगाया इन्होंने, इनके मंत्री ने, कि ये मंत्री अब इनका आपा खो चुका है, इनको सांस नहीं। इनकी अपनी आपत्ति, आपके क्या सवाल है? जी, विकास की लोग बात कर रहे हैं। विकास एक मूल रूप में विकास क्या होता है? विकास ये होता है चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा जहां मजबूत है वही असली विकास है। जो चिकित्सा व्यवस्था की तो यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, बच्चे मर रहे थे जैकलोन में, तब मंत्री जी मौजूद नहीं थे। सुरक्षा की व्यवस्था में आप यहाँ देख ही रहे हैं कि मर्दों का प्रदेश कहा जा रहा है। और शिक्षा की व्यवस्था में गवर्नमेंट कॉलेजों के कोटा की हालत देखिए, शिक्षक वहां पे पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल की भर्ती भी उन्होंने आचार संहिता से पहले करी है, उससे पहले प्रिंसिपल्स भी कॉलेज में नहीं थे। शिक्षा, चिकित्सा और महिला सुरक्षा, ये तीन बातें निकलकर सामने आई हैं और कांग्रेस से भी जानूंगा और बीजेपी से समझूंगा। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, महिला की खासतौर पर। शिक्षा के अंतर्गत पूरे राजस्थान में जो गरीब परिवार का बच्चा था, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता था, 50,000 1 लाख रुपए की फीस साल की जमा नहीं कराता था, राजस्थान की सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, जिसमें वो गरीब परिवार जो दिन भर मजदूरी करता था वो अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। रहा सवाल चिकित्सा का, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, इनका नार्को टेस्ट करा लीजिए आप देखिए एमबीएस में जो बिल्डिंग बनी है, चिकित्सा के नाम पे जो वार्ड्स बने हैं, जेकेलोन, नीकू, पीकू वार्ड राजस्थान में उदाहरण है। इतना काम चिकित्सा के नाम पे किया। जब कोरोना काल आया उस वक्त राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान में सराहा। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा है, बिल्कुल पुलिस मुस्तैद है, पूरा कानून अपना काम कर रहा है, सब जगह है महिला। कानून अपना काम कर रहा है, महिला सुरक्षा है। यहाँ पर महिलाएं कुछ बैठी हैं, पहली कतार में उनसे समझने की कोशिश करूंगा। महिला सुरक्षा की बात यहाँ पर कांग्रेस से कही जा रही है कि महिला सुरक्षा में कोई कमी नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। सर, इनसे एक बात पूछ लीजिए कि इस घृणित कार्य को इन्होंने ये कह दिया कि मर्दों का प्रदेश है। कौन ने कहा? इनके मंत्री जी ने। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक कि किसी महिला की इज्जत जा रही है और ये कह रहे हैं मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द ऐसे होते हैं? अरे इनसे पूछिए कि मतलब एक मंत्री होकर अगर ऐसा करेंगे तो एक गली का गुंडा क्या करेगा फिर? कैसे हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कोई व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है और वो मंत्री भी है? जी मैम। देखिए सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज से 5 साल पहले बीजेपी के राज में जब हम महिलाएं किसी चीज से प्रताड़ित होती थी और जब थानों में जाती थी तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी, वो हमें मालूम है कि किस हेजिटेशन के साथ हमें थानों की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता था। लेकिन हमारी गहलोत सरकार ने इस महिलाओं की समस्या को समझा है और इनको ज्ञात हो तो हर जिले में 2 अभय कमांड सेंटर खोले गए महिला सुरक्षा सलाह के लिए, जो हमारा महिला थाने के पास में पहला है। उसका इतना सफल संचालन हुआ है कि हर व्रत में अब एक महिला सुरक्षा सलाह केंद्र खोला गया है। इनको बता दीजिए कि महिला सुरक्षा में गहलोत सरकार ने जो अहम कदम उठाया है, बरसों तक बीजेपी वालों ने नहीं उठाया। एक बहन और है, उनसे भी जानूंगा जरा महिलाओं की सुरक्षा की हाल, फिर आता हूं मैं बीजेपी के पास। सर, ये इन्होंने कभी कहा है कि अभय कमांडो में कैमरे, आप कैमरे देखिए, सब में कोई विजुअल ही नहीं आता, वो सिर्फ चालान काटने के लिए, बाकी उसमें कोई क्लियरेंस है ही नहीं। दूसरी बात, हाँ, कितने चोर पकड़ाए में आए, आप मुझे लिस्ट दे दो ना। दूसरी बात, अब मैं बोल लूं, उसके बाद आप महिला सुरक्षा की बात करते हो। आप मुझे बताओ ना सर, आपने सारे जो चैनल वो थे चौराहे फ्री कर दिए, अब जो पुलिस दिखती थी वो भी नहीं दिखती। रात को अगर हम आते हैं तो आप मुझे बताओ, सड़क पे इतने कुत्ते होते हैं कि हम उनसे बचे कि क्या जाए। आप सुरक्षा की बात करते तो सुरक्षा कैसे भी नहीं है। थाने में जाओ तो कम से कम एफआईआर दर्ज होती नहीं है, मेरी खुद की नहीं हुई, एसपी से करवाई तब जाके दर्ज हुई है। लोकल थाने वाले तो एफआईआर भी दर्ज, तो सिफारिश करने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि एफआईआर का आंकड़ा इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि यहां पर हर मामले को जो कि संज्ञान में आता है एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर बीजेपी कहती है कि यहां अत्याचार में, महिला अपराध में अव्वल है राजस्थान। अरे जब अपराध हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है तो, और ये भी दावा किया जा रहा है कि अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस राज में थाने में ही वारदात हो रही है और थाने पुलिस वाले ही वारदात कर रहे हैं। बताओ, मैं आपकी लेटेस्ट घटना सुनी होगी आपको। शिक्षा के क्षेत्र में जो बात कर रहे हैं, शिक्षा में हमने किया,
आईआईटी पे पहला कोटा का बनता था, बताओ कांग्रेस सरकार में गहलोत जी जोधपुर ले गए। जो आप राजस्थान चर्चा करो किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री बंद करने के बाद इनकी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। महेश जोशी जी, खच्चरेबाजी ने कहा कोचिंग इंडस्ट्री कोटा बंद होनी चाहिए। कोटा के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है कांग्रेस सरकार। बताऊं मैं आपको, महिला उत्पीड़न में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान आगे बलात्कार। कोटा में दोहरा व्यवहार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के सरकार के एक विधायक हैं अमीन कागजी साहब, वो तो ये कहते हैं कि जयपुर का इतना विकास नहीं हुआ, सारा विकास धारीवाल जी कोटा में लेकर चले गए। आप विकास किसको मानेंगे? ये पत्थर की मीनारें खड़ी करने को विकास नहीं कहते हैं। जनता की मूलभूत सुविधाएं, जनता को पानी मिले, बिजली मिले, समय पे शिक्षा मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी, नीति जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। ये शहर को चमकाना जिम्मेदारी नहीं है। शहर का सौंदर्यीकरण अलग विषय है और विकास अलग विषय है, दोनों अलग अलग विषय बताऊं मैं आपको। क्या समस्या है कोटा की और क्या मुद्दे लेकर बीजेपी जा रही है? फिर आप 125 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में कोटा शहर के पानी के लिए, दक्षिण के लिए आपने रिवर फ्रंट पे लगा दिया। जनता को पानी की आवश्यकता नहीं दक्षिण में, कैसे नहीं लगाया? आप जांच कर लो। रिवर फ्रंट का जी इसका जवाब जी, रिवर फ्रंट पे पैसा लगा दिया जो कि आया था यहाँ के लोगों के पानी के लिए। बात ये कह रही है पेयजल पे हम लोगों ने काम नहीं किया। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, आप इनसे पूछना, इनके कार्यकर्ता भी बैठे हैं। 2008 में कांग्रेस का राज आया, सकतपुरा में अकेलगढ़ पीने के पानी के लिए बना 125 MLD का। उत्तर दक्षिण नहीं होता, पूरा शहर में पानी चलता है। वो पाइपलाइनें अलग अलग नहीं लग रही कि ये उत्तर में जाएगी, ये दक्षिण में जाएगी। उसके बाद 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इनके नुमाइंदर कार्यकर्ता हैं। मैं खुलेआम कहता हूं, ये बता दे पीने के पानी के लिए इन्होंने क्या किया। वो रिवर फ्रंट की बात करें, जो रिवर फ्रंट अभी बना है उसका पैसा कहां गया? उस पे भी आऊंगा। अभी इस सरकार में जो सकतपुरा में हमारा पानी का प्लांट है उसकी क्षमता बढ़ाई, और अकेलगढ़ एक प्लांट और श्रीनाथपुरम में पेयजल पानी के लिए लगाया। रहा सवाल रिवर फ्रंट का, यहां पे बात आई कोचिंग की। हम लोग चाहते हैं कि कोटा की अर्थव्यवस्था सुधरे। कोचिंग के लाखों परिवार कोटा में आते हैं, तो कोटा को सुंदर देखेंगे तो यहाँ का पर्यटन बनेगा और रोजगार की संभावना है कोटा में। जाहिर तौर पर विकास और पर्यटन की भी बातें हो रही हैं, और जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था आम आदमी पार्टी के जरिए से कि विकास की बातें बीजेपी कांग्रेस करने लगी हैं। विकास का क्या रोड मैप है आम आदमी पार्टी का? देखो, विकास का मतलब होता है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, बिजली, पानी, ये विकास होता है। हर व्यक्ति, कानून व्यवस्था भी है उसमें शामिल, कानून व्यवस्था भी है और संविधान भी है। सबसे पहले संविधान को मानना पड़ेगा। यदि संविधान मानना पड़ेगा, कानून व्यवस्था। आप वो शराब की दुकान भी है दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, वो आपके मंत्री उसके चक्कर में जेल भी चले गए। देखो, ये जो आप ये जो है ना, ये लगा रहे हैं, वो सब झूठे हैं, मनगढ़ंत है। किसी भी तरह का ये घोटाला नहीं है। ये तो बीजेपी वालों ने क्या है कि अपने को बचाने के लिए, कि सत्ता का डर, कि ये सत्ता में नहीं आ जाए, इसका तो भाई साहब वहां पर जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, इसमें बीजेपी कहां से जिम्मेदार होगी? जी बताइए। विकास की बात कर रहे हैं। सरकार जब 5 साल पहले सत्ता में आई थी, सबसे पहले जुमले दिए थे KEDL हटाएंगे। एक एक घर में इनने पर्चा बांटा था KEDL हटाएंगे, और मंत्री जी ने कहा था 1 से 10 तक गिनती गिन लेंगे, इसमें KEDL हट जाएगी। किंतु आज भी KEDL वहां के वहां पूरे जनता का गाढ़े पसीने की खून कमाई का पैसा चूस रही है। KEDL हटाने की बात है, KEDL लाया कौन था ये बताइए? KEDL लाए थे, सरकार हट गई ना उस बात पे। लाए तो ये कौन? बीजेपी लाई थी ना, बोल दीजिए ना। बीजेपी शासन में KEDL आई, उसकी वजह से सत्ता गई। किंतु इनने माना कि हम KEDL हटाएंगे, जुमला दिया। इनने कहा था रोजगार देंगे, एक रोजगार दिया हो तो बताएं। इनने कहा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक का कर्जा माफ हुआ हो तो बताएं। इस तरह से कोटा का जो विकास हुआ है, पूरा अनियोजित विकास हुआ है। घोड़े वाला चुराया, एक बार बड़ा बनाएंगे, फिर छोटा बनाएंगे, फिर छोटा बनाए। पैसा किसका था? पैसा इस जनता का था। जिस तरह का दुरुपयोग हुआ है। आपकी क्या बात है? मैं ये कहना चाहता हूं, वर्तमान में जो कोटा उत्तर से मंत्री हैं, उनको गरीबों की इतनी बद्दुआएं हैं कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते, और हो सकता है कि इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाए। उन्होंने अपने चहेतों को फुटपाथ दे दिए, और उनको आशीर्वाद के रूप में फ्री के आंकड़े लाइट के लगाकर उन्होंने लाइट जलाई, और जो मजदूर, बेचारा आम मजदूर अपना थड़ी या जो भी लगाकर काम करता था, उसको इन्होंने तोड़वा दिया। जाने कैसे मेहनत नहीं, वो तो चले जाएंगे, चलिए ठीक है, वो यहाँ की जनता फैसला करेगी। लेकिन बीजेपी को लाएंगे, आम आदमी पार्टी को लाएंगे, ये कैसे, कौन तय करेगा? क्यों लाएंगे? नहीं,
भारतीय जनता पार्टी को लाने का मकसद ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों को साथ लेकर चलती है। गरीबों की मसीहा के रूप में हमारे मोदी जी, मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूं, मैं जानता हूं कि मोदी जी के आने के बाद क्या हमारे व्यवसाय पर अंतर आया है। हम बहुत खुश और अपने आप को सुरक्षित। ठीक, आपकी क्या बात? मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह कांग्रेस सरकार में 19 पेपर लीक हुए, उससे युवाओं का भविष्य बिल्कुल खराब हो चुका। कई बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। इसको लेके राजस्थान में पूरे में मेरा ये कहना है, ठंड पड़ेगी कड़ाके से, बीजेपी जीतेगी धूम धड़ाके से। एक बार और हो जाए कड़ाके के साथ। कचौड़ी का स्वाद बड़ा फेमस है कोटा का, तो कचौड़ी में जो नशा होता है स्वाद का, और जो उसका स्वाद होता है उसका भी चटकारा जरा हमें लोगों को मिल जाए, और ये कहावत जरा बता दीजिए। देखो, ऐसा है, कोटा की कचौरी, कोटा का कोटा स्टोन और कोटा की कोचिंग फेमस है, लेकिन अभी आप देखने में आया है कि कांग्रेस के इस राज में कोटा की कोचिंग पे ग्रांड लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। और मैं कहता हूं, गलती से यदि कांग्रेस दोबारा आ गई, गलती से वैसे आने वाली नहीं है, तो निश्चित रूप से कोटा की कोचिंग ये बंद करना चाह रहे हैं। और जिस तरह ये बलात्कार, महिला अत्याचार, पेपर लीक, हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बच्चियों के पेपर, वहां का वो चटपटी सी 2 लाइन भी तो बोल दीजिए। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, ठंड पड़ेगी कड़ाके से, ठंड पड़ेगी कड़ाके से, बीजेपी जीतेगी धूम धड़ाके से। कोटा में बहेगी गंगा की धार, बीजेपी जीतेगी बार बार। क्या बात है, ये एक अपना ही अंदाज इनका। बताइए आप। मैं कह रहा हूं, जो कांग्रेस सरकार ने, जो 5 साल की पिछली सरकार थी, इन्होंने 4.5 साल तो सरकार बचाने में काम किया, और कोरोना में जिस तरह से ये सरकार को होटलों में, 5 स्टार होटलों में बचाने का काम किया, क्या ये बता सकते हैं कि इन्होंने कोरोना में जब जनता मर रही थी तो कहां थे? ये उत्तर में जब बाढ़ आ रही थी तो ये इनके प्रतिनिधि कहां थे? जब वाल्मीकि समाज का जब चौराहे पर वो मरा तो इनके प्रतिनिधि उसको सांत्वना देने नहीं गए, हमें प्रदर्शन करना पड़ा। अनेकों दलितों के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, और 18 बार पेपर लीक हुआ। किस मुंह से कांग्रेस अपना वोट मांगने के लिए अधिकार प्राप्त कर? ये कांग्रेस से जहां भी हम चुनाव एक्सप्रेस में जा रहे हैं, यही सवाल किया जा रहा है कि सरकार बचाने के लिए इस कुर्सी के खेल में कई साल बिता दिए, तो ये एक बड़ा इशू बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता माई बाप होती है। जनता ने किसी सरकार को चुन लिया तो उसको गिराने का काम किसने किया? जनता जब मैंडेट दे चुकी कांग्रेस को, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, मानेसर कौन गए थे? किसने उनको प्रलोभन दिया? यानी सचिन पायलट प्रलोभन में आ गए थे। कर्नाटक में क्या हुआ? कई स्टेटों में आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का काम बनी हुई सरकारों को गिराने का है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, आम जन की राजनीति करते हैं, किस प्रकार से नौजवान को रोजगार मिले, किसान को किस प्रकार से सहूलियत मिले, उसकी फसलों का दाम पूरा मिले, ये सब काम कांग्रेस करने का प्रयास करती है। अभी बात आई कोटा का विकास, किसी भाई ने कहा कि कोचिंग बंद कराना चाहते हैं, क्या जयपुर ले जाना चाहते हैं, ये कहीं कहा जा रहा है। हम चाहते हैं कोचिंग कोटा में रहे। इसी को लेकर जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में कोटा विकास मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है, कोटा हिंदुस्तान का पहला शहर है 15 लाख से अधिक आबादी का जो रेड लाइट फ्री है, जहां पे कोई सिग्नल नहीं है। क्या कोचिंग किसी गांव में खुलेगी? कोचिंग में बच्चा तब पढ़ेगा जब सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे हैं, मैडम ने बताया वहां पर। झूठी बात है, मैडम जाके देख ले और आपको बता दे कल खराब हो तो। ये चुनाव का टाइम है, झूठी बात करते हैं। हमने काम किया है, इस शहर का इतना सुनियोजित पेयजल हो, सड़कें हो, नाली हो, पटान हो, 10-10 करोड़ के काम एक वार्ड में करें। इन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि कोटा में इतना विकास कर दिया कि अब बीजेपी को शायद कुछ जरूरत ना पड़े। आपका क्या विजन है, बीजेपी का क्या विजन है? अगर यदि इनको ये पहले पर्यटन की बात भी कर रहे थे, इस विषय में कहना चाहता हूं मैं, पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट की आवश्यकता है शहर में, बताऊं मैं आपको। उस एयरपोर्ट के लिए इनको पैसे जमा करने थे सरकार को। कांग्रेस सरकार ने पैसे जानबूझ के जमा नहीं किए, क्रेडिट बीजेपी को नहीं चला जाए। दूसरा मैं आपको मतलब कैनाल की घटना उदयपुर में घटना हुई, जिसका नृशंस हत्या की गई, बताऊं मैं आपको। उसको मुआवजे 5 लाख रुपए दिए गए। उदयपुर में जो आरसी घड़े में किसी की मृत्यु हुई, उसको 50 लाख रुपए सगे नौकरी दी गई। तो तुष्टिकरण की जो उनकी नीति है, एक जो वहां उदयपुर में मरता है इंसान, वहां भी मरा है और वहां भी मरा है, दोनों जगह हत्या हुई है।
दोनों इंसान में फर्क। वहां 5 लाख 5 लाख कन्हैया लाल के आश्रितों को दिए गए, यह किनका कहना है बीजेपी का, और 50 लाख जो जयपुर शहर में एक दूसरे धर्म के व्यक्ति की मौत हुई उसमें दिया गया। सब बेकार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम तुष्टीकरण का काम है। एक दूसरे से झगड़ा कराना, किस प्रकार से हम तुष्टीकरण करके वोट लें, ये काम है, इसलिए फालतू बात करते हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, इनका राज जब रहा तब ये बता दें विकास इन्होंने कितना किया। रहा सवाल एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट के लिए राजस्थान की सरकार ने फ्री में जमीन दे दी, डाइवर्जन का 60 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल, एयरपोर्ट भी एक कोटा में बड़ा मसला है क्योंकि वादे लगातार किए गए। एक यहां पर ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आऊंगा तो एक 20 साल के युवा मेरे साथ वो मौजूद हैं जो बड़े उत्साहित हैं अपना पहला वोट डालने के लिए, और उनके मन में क्या कुछ बातें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। जनता के सवाल तो होंगे ही। तालियों के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोटा में पहुंची है न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस और शानदार कोटा के लोगों के जरिए यहां पर तीखे सवालों की बात हो रही है। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि युवा वोटर इस बार बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं राजस्थान में, और एक ऐसे ही युवा वोटर जिन्होंने 20 साल की उम्र है और अब पहली बार यहां वोट डालने के लिए जाएंगे। क्या नाम है आपका और कितने उत्साहित वोट देने के लिए? मेरा नाम रिदम शर्मा है। मैं 20 साल की उम्र होगी, पहली बार वोट डालूंगा और पहली बार वोट डालने के लिए इतना उत्साहित हूं कि कोटा के विकास को वोट दूंगा। और ये जो पढ़े लिखे बच्चे ये बैठे हैं ना, जो चौथी भी पास नहीं है, इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। बार बार युवाओं की बात कर रहे हैं, बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान सरकार ने खोले, और बात कोचिंग की करते, कोचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए हमारी सरकार ने जमीन दे दी, हमारे मुख्यमंत्री उसके लिए विजिट करके गए, 2-2 बार विजिट करके गए। और इनके बिरला जी जो एयरपोर्ट नहीं बनने दे रहे, अपनी पद की गरिमा भूल करके एक विधायक प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, राम राम कर रहे दिवाली की। एक युवा उस कतार में भी बैठे हैं, उनके पास भी आना चाहूंगा। जब युवा का जब सवाल है, युवा की बात है, मैं आता हूं, आप इनसे जरा ले लूं तो युवा के मुकाबले में युवा भी अपनी बात को रखे। मेरा सवाल बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है, दोनों के प्रतिनिधि से, जैसा कि अभी कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक पे जैसे यूपी में अच्छी कार्रवाई होती है हर मुद्दे पर, तो आने वाली गवर्नमेंट चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उनको युवाओं को लेकर क्या स्टैंड होगा, और जो पेपर लीक हुए पुरानी भर्तियों में उनको लेकर आगे उनकी क्या रणनीति होगी, और युवाओं के नई भर्तियों के लिए वो क्या करना चाहेंगे। मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है। जी ठीक है, आप जब पेपर लीक का जिक्र होता है तो कहते हैं गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए। यहाँ इस भाई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक अगर होते हैं तो ठोस कार्रवाई उन पर होती है, वहां बुलडोजर का पंजा चल जाता है। बीजेपी की तरफ से या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से क्या सुनिश्चित किया जाएगा, वादा किया जाएगा कि पेपर लीक नहीं होंगे और सजा मिलेगी अगर होंगे तो? आपने, आपकी न्यूज 18 ने भी दिखाया था, जब विधानसभा की कार्रवाई चली थी, पेपर लीक प्रकरण चल रहा था, तो हमारी सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने एक कानून बनाया है, जो पेपर लीक करेंगे उनको कठोर से कठोर सजा के उसमें प्रावधान रखें। हम लोग कानून बना चुके हैं और उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो आपने सुना बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहेंगे? जो सवाल उठ रहा है कि बीजेपी क्या करेगी पेपर लीक अगर होता है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसा ना हो। देखो, कांग्रेस सरकार में इनके मंत्री और आरपीएससी के चेयरमैन खुद उस घोटाले में शामिल रहे, तो ये उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से उनको जेल में डालेंगे, और पहली बात तो हमारी सरकार को नुमाइंदा से में शामिल होगा तो तुरंत प्रभाव से उसको संगठन से हटाएंगे, पदों से हटाएंगे। बताऊं मैं, आम आदमी पार्टी पेपर लीक के प्रकरण को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो लाखों युवाओं को छू रहा है और सवाल भी पूछ रहा है। बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, ये वॉशिंग मशीन है एक तरह की। जब ये क्या करेंगे, जो आरपीएससी के जो बता रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उनकी धुलाई हो जाएगी तो वो साफ हो जाएंगे। तो ये एक वॉशिंग मशीन है, जितने भी भ्रष्टाचारी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके जो सांसद है ब्रजभूषण सिंह जी, उनका क्या करा इन्होंने? कोई पूछेगा? अभी यूपी के अंदर इतने सारे दिए जले थे, ये राम की बात कर रहे हैं। राम दिल में होना चाहिए, कर्मों में राम होना चाहिए।
मन में राम होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात को, राम की बात सुनाता हूं मैं। यूपी में इतने सारे दिए चले थे, और वो जब दिए में लोग मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे वो दियों में घर पे वो बोतलों में भर के घर के अपने दिए जला रहे हैं, तेलों को इकट्ठा करके अपने घर के रोशन कर रहे हैं। तो आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इतनी भुखमरी, इतनी बेरोजगारी यूपी में क्यों है? यूपी में आपकी 5 साल सत्ता रही है ना, तो इनको काम की बात नहीं करनी। इनका एक ही मकसद है कि भारत का बच्चा अनपढ़ रहेगा, तभी हमारे नारे लगा सकेगा। अब आम आदमी पार्टी भी राम और दिवाली की बात कर रही है। आप इनसे पूछो, इन्होंने कितने गरीब के घर में जाके दिए जलाए, ये बताएं कितने दिए जलाए। ये जो कह रहे हैं कल बीजेपी में आ जाएंगे, वाशी में धुलाई हो जाएगी, तो ये तो नैतिकता है। आज पार्टी में लोग आ रहे जा रहे हैं, वो विषय नहीं है। विषय ये कि आपकी सरकार के 3 मंत्री जेल में और मुख्यमंत्री ईडी के संबंध पे हाजिर लगा रहे हैं, जो भी जेल में जाने वाले बहुत जल्दी। आप ये हमें ईमानदारी का पाठ मत पढ़ाओ हमारे को। तो जाहिर तौर पर कोई एक दूसरे को पाठ ना पढ़ाए। मैडम के पास एक बार फिर से आते हुए, क्या बात है मैम आपकी? सर ये कह रहे हैं, हमारे सामने जो विवेक जी बैठे हैं वो कह रहे हैं, विवेक सर ने कहा है कि हम लोग क्या कह रहे थे सर आप, कि हम लोग कोई काम का नहीं करता और हमारे लोग जेल में। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है, बिल्कुल अघोषित आपातकाल चल रहा है। जो भी काम करेगा उसको अंदर डाल देंगे, लेकिन 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहा जिसने है, उसको आपने अगले दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया 3 दिन बाद ही। 3 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि ये जो जिनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र में उसको अजीत पवार को, उसके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला कह रहे थे ना। और 3 दिन ये वॉशिंग मशीन की बात की कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिल्कुल सफेद को काले को सफेद कर देती है। बिल्कुल कर दिया ना, ब्रजभूषण जी को देख लीजिए आप, कर ही दिया। और करते क्या है, यही तो करते हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा में जीना सिखाया था, ये अमर्यादित होकर के जय श्री राम राम क्या इनके हैं क्या खरीद लिया क्या? हमारे तो हृदय में रोम रोम में राम है, कर्मों में राम है, जवान पर राम नहीं है इनकी तरह। आप क्या कहेंगे मैम? मैं भी यही कहूंगी सर, क्या ये राम राम चिल्लाने पे राम राम नहीं होता। मुद्दों पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, मर्यादा से रहो और इंसानियत से रहो। इंसानियत सबसे बढ़ के होती है। इंसानियत और मुद्दे सबसे बहुत जरूरी हैं चुनावों में। क्या इनकी गूंज होनी चाहिए? कैमरा उधर है, उधर देखिए साहब। सर ये सब लोग वो हैं जिनके गले में पट्टे लगे हुए हैं। आम मतदाता चुप है। मैं एक आम मतदाता हूं, वो शहर की व्यवस्था को देख रहा है। सुअर, कुत्ते, गायें, भैंस रोजाना यातायात को प्रभावित कर रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। इन लोगों का सब अपने, आम मतदाता इस समय बिल्कुल चुप है और वो इनको 25 तारीख को जवाब देगा और 3 तारीख को इनके रिजल्ट आएंगे। तो जी ये बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोटा की मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी का ध्यान नहीं है। क्या सर ऐसा है कि कोटा की मूलभूत सुविधाओं के लिए बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अपनी सफाई देने तक ही सीमित रहेगी ये सब चीजें? मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी रहा और चुनाव 2014 और 18 की स्वीप गतिविधि को भी मैंने इसी जगह से हैंडल किया। मेरी तो अपील एक ही है, जितने भी पार्टी के लोग हैं और आम लोग हैं, आप मतदान करने जरूर जाएं। जब मतदान करने ही नहीं जाएंगे तो आपको लांछन लगाने का अधिकार नहीं है। आप जब मत देने ही नहीं जाते, इस देश का केवल 40% व्यक्ति जब मत डालता है और उसमें से जिसको भी 51% मिल जाता है तो वो सरकार में चुन लिया जाता है, तो बाकी 60 लोगों का तो वोट ही साइलेंट है। मेरी तो एक ही अपील है, और क्योंकि मैं इस गतिविधि से जुड़ा रहा, जितने भी लोग यहाँ हैं, और न्यूज 18 को खास करके धन्यवाद दूंगा। 2014 और 18 के चुनाव में भी इसी तरह की गतिविधियां थी और पूरे देश में तत्कालीन जिला कलेक्टर जोगाराम जी के साथ मिलकर हमने गतिविधि की और देश में वोटिंग परसेंटेज 25% कोटा की जनता ने बढ़ा के दिया और देश में हम प्रथम स्थान। बिल्कुल होना भी यही चाहिए और न्यूज 18 भी यही अपील करना चाहेगा कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जरूर 25 नवंबर को आप जाइए। साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा निवेदन ये है सभी भाइयों से, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग काम करता है, 20-25% एक पार्टी के फिक्स हैं, 20-25% एक पार्टी के फिक्स हैं। एक मिनट कंट्रोल करो।
हंगामा नहीं। आप बोलिए, अपनी बात रखिए, आप बोलिए। मेरा निवेदन ये है, सिर्फ 5%, 5 से लेके 7-8% वोटों से हार जीत होती, सरकारें बनती है और गिरती। तो क्या हम सिर्फ 5-7% के लिए इतनी एक्सरसाइज करते हैं? तो आम आदमी पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव फिर? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बोलिए ना, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने तो अपना स्थान बनाया है ना, और इन सबको पदमुक्त किया है। हाँ। इनकी सरकारों को किनारे लगाया है। ठीक है, बोलिए। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये जो ग्रुप बाजी होती है, ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। नहीं, बिल्कुल, ये ग्रुपबाजी अपने जो अगर पंजाब और दिल्ली में साफ की है तो यहां पर भी कीजिए, इसमें कौन रोक रहा है आपको? बताइए। मेरा सवाल ये है, मैं हूँ कोटा दक्षिण से, अपने वार्ड नंबर 35-34 जो डिस्पेंसरी थी वहाँ की, वो सुभाष नगर में कैसे ट्रांसफर हुई? वो वहाँ क्या कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? गरीब सारे जो भी अनंतपुरा क्षेत्र में कम से कम 20-25 गांव पड़ते हैं, उन लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को वहाँ पे लाभ मिलता था, तो वो वहाँ से हटा दी गई है। क्यों हटाई गई है? आप दोनों तो सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आम आदमी का सवाल है, कहीं किसी से भी इसमें लाग लपेट नहीं है। आप अगर इसका जवाब दें तो मैं आपके पास आऊं, नहीं तो फिर मैं अगला और सवाल लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देना जरूर चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से। जी, आपको सवाल समझ में आया होगा, आपने सुना भी सवाल को। निश्चित तौर पे ये अनंतपुरा के निवासी हैं। अनंतपुरा में डिस्पेंसरी थी, वो सुभाष नगर शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट जब चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारा विधायक बनेगा, तो अनंतपुरा में भी एक डिस्पेंसरी अलग से खुलवा दी जाए। बीजेपी भी करती है वादा ऐसा, बीजेपी भी करते वादा। बोल दीजिए आप भी, क्या जा रहा है वादा करने में? झूठा वादा मैं नहीं करूंगा। वादा हमारे जो एमएलए कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। वादा करने के लिए वो ऑथेंटिक नहीं हो कि डिस्पेंसरी बनेगी नहीं, लेकिन वादा करता हूं कि मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि डिस्पेंसरी बने। मोहल्ला क्लिनिक, हाँ, जो इनके कैंडिडेट बता रहे हैं ना, तो वो कैंडिडेट तो अपना गिरा हुआ पेन वापस भी नहीं उठा सकते हैं। वो तो एक पपेट है, जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। कि उन्होंने बोल दिया ये रात है तो वो रात ही बोलेंगे। आप ये बताएं कि इतने माननीय पद पर होते हुए भी जो कोटा दक्षिण के हमारे सांसद महोदय है, जो माननीय श्री ओम, अरे अपनी बात रखिए सर, आप जल्दी से बात रखिए, समय नहीं है, मेरे को और भी आगे जाना है। बिरला जी का एक काम गिना दो आप जो कोटा के लिए किया हो। बिरला जी का काम पूछा जा रहा है। मुंबई दिल्ली कॉरिडोर किसने बनाया भैया, वो एक बार ध्यान रखना है ना। इसके बाद में जितना रेलवे का विकास हो रहा है वो किसने कराया? सारी दूरगामी ट्रेनें चल रही है वो किसने चलाई है? पूरे रेलवे का डिकनिया का रेलवे स्टेशन कोटा का जो विस्तार हो रहा है वो कौन कर रहा है? एयरपोर्ट के लिए ये सरकार, अभी भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आज तक कौन सी दुनिया में ऐसी जगह होगी जहां एयरपोर्ट के लिए जमीन थी जो फॉरेस्ट की थी, जिसको डिफॉरेस्ट कराया, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रयासों से हुआ। किंतु ये कांग्रेस की सरकार 106 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाई और 600 करोड़ रुपए के रिवर फंड का बजट रख के और 1442 करोड़ रुपए वहां लगा दिए। उसका जवाब ये 842 करोड़ रुपए जनता मांग रही है, लेकिन 106 करोड़ रुपए नहीं थे इनके पास में। और मंत्री जी ने अभी एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ क्या अभद्रता की है वो आपको ज्यादा याद होगी। जी बिल्कुल, यहां पर कुछ और सवाल आ रहे हैं, उनसे ही बात करता हूं। मैं बिल्कुल अलग हट के बात करूंगा। आम आदमी बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, सभी बोल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि वो अन्ना हजारे के साथ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, किरण दीदी, कुमार विश्वास, सब किया, और सारी पोल कांग्रेस की केजरीवाल ने खोली और आज खुद भी उलझ गया। तो भ्रष्टाचारी कौन समझेगा? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी है। जी, भ्रष्टाचार, हाँ, जल्दी से बात कह रहे हैं कि शिक्षा अशिक्षा, क्या आम आदमी पार्टी ने स्कूल खोले हैं? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अभी, मैंने लॉ किया, उस टाइम आम आदमी पार्टी नहीं थी। मैंने एमएससी किया, उस टाइम आम आदमी पार्टी नहीं थी। ये फिर कहां जाएगी डिग्री हमारे पास में? ठीक है, कोटा के लोग जब 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे, उनके जहन में प्रत्याशी चुनने के लिए, सरकार चुनने के लिए क्या रहेगा सवाल मन में? क्योंकि मैं युवाओं की बात करूंगा, मुझे लगता है युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि जिस मां के बेटे का भविष्य
पेपर लीक की वजह से बिगड़ा हो, जिस मां ने अपने बेटे को डॉक्टर्स के लापरवाही की वजह से खोया हो, और जब कोटा के सरकारी अस्पताल में मंत्री जी आते हैं तो उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाता है। ऐसी अरे टीवी पे आ रहा है भाई, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो उसको? ऐसी निंदनीय घटना कांग्रेस के राज में ही हुई है, और मैं ऐसा मानता हूं ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब चुनाव लड़ो। आम आदमी पार्टी कुछ भी बोल रही है, पर सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है, मान लो। जी, दावा यहां पर किया गया। एक भाई साहब के पास भी आकर सवाल, उन्होंने भी कहा था कि मेरे को कुछ सवाल करना है। जी बोलिए। देखिए, कोई भी सरकार आती है वो जन कल्याणकारी नीतियों के दम पे आती है। गहलोत सरकार, हमारी सरकार ने निश्चित रूप से गरीबों के लिए शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी माध्यम तक गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, और चिकित्सा रियायतों की बात की जाए चिकित्सा की, तो एक गरीब परिवार का बच्चा 25 लाख तक का परिवार, पूरा परिवार 25 लाख तक की योजनाओं का लाभ ले सकता है। तीसरी बात आती है हमारे की खाने की, सबसे बड़ी समस्या होती है एक मजदूर वर्ग में, तो 8 रुपए में भरपूर भोजन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार हमें वापस से लानी चाहिए जो गरीबों के लिए काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण कोटा वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज पूरे देश में कोटा में जो विकास हुआ है वो निश्चित रूप से हम सब गर्व करते हैं कि इससे बेहतर विकास कोई सरकार नहीं करवाई। और इनसे एक केशवपुरा का पुल नहीं बन पाया, 3 विधायक होते हुए एक पुल नहीं बना पाया। बताइए भाई, बताइए क्या वोट डालने जब जाएगा वोटर सोचेगा? वोटर कांग्रेस के पार्टी ने जो विकास किया है उस विकास को वोट करेगा। कांग्रेस आदमी ने जिस गरीब के लिए, जो मध्यम परिवार का आदमी था, जिसके लिए वहां पर इलाज की व्यवस्था नहीं होती थी, कर्जदारों से कर्जा लेकर इलाज कराने जाते थे, उन्हीं स्कीमों को इस स्कीम को देखकर है ना वोट। क्या योजनाएं और घोषणाएं काम करने वाली हैं, गारंटियां काम करने वाली हैं? योजनाएं पूरी काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने योजना निकाली है, इसमें किसी भी बीच में वाया नहीं है। डायरेक्ट जनता जाती है, इलाज कराती है और गैस सिलेंडर लेती है, बिजली फ्री मिल रही है। इन सुविधाएं से निभाई जा रही। देखिए जी, कई योजनाओं की भी आप बात कर रही हैं, और एक तरह से कहूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार जो कोटा की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सर, पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव कितना डिफरेंट है? इस बार का चुनाव काफी डिफरेंस लगा। युवा नए जुड़े हुए हैं, करीब 30-35 हजार नए युवा जुड़े हुए हैं। इस वजह से मतदाता मत भी ज्यादा होगा, मत परसेंटेज भी। वोटर साइलेंट भी है इस बार। साइलेंट का मतलब ही एक ये कि मतदाता मत ज्यादा करेंगे इस बार। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मत का परसेंटेज ज्यादा होगा, और जो परसेंट ज्यादा होगा तो सरकार के विरोध में जाएगा। तो वरिष्ठ पत्रकार का भी यहाँ पे हमने एक कमेंट लिया है साफ तौर पर। यहाँ भाई साहब से भी एक सवाल होगा। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी वालों से बात कर रहा हूँ। इन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन पर बात करी। इनके सारे मंत्री जेल में वाले, ठीक है, चिकित्सा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में। कांग्रेस विकास की बात कर रही है, भ्रष्टाचार, इस विकास के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करी। कोटा कलेक्टर ने 50% है वो पर एक फाइल सैंक्शन होने आई थी रिवर फ्रंट के काम की, उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगा था, जस्टिफिकेशन नहीं आया। शाम को 2 घंटे बाद कलेक्टर साहब का ट्रांसफर आ गया। और कलेक्टर साहब ही नहीं, इनके जो आलाकमान है, सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, 1 मिनट, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को अगर टिकट दिया है कोटा उत्तर में, तो ये कोटा की जनता का अपमान है, और 25 तारीख को इसका बदला जनता लेकर रहेगी। जल्दी से भैया। दारेवाल जी कह रहे हैं कि पूरे कोटा में पानी है। आप चंबल नदी के किनारे शिवपुरा में पानी बता दो, आप उससे ऊपर चल जाओ, जवाहरनगर में पानी बता दो, और उत्तर में चल जाओ, 3 मंजिल पानी। बस मेरे को खत्म करना है जी, जल्दी से। उमड़ा जन सैलाब है, समर्थन अपार है, कोटा की जनता भाजपा को जिताने के लिए बेकरार है। सर, ये पानी की बात करते हैं। हिमांशु आप आइए। इन्होंने काले तालाब के उस तालाब में मिट्टी भर दी, 50 क्रोकोडाइल मारे। बीटा सर ने कहा ना, चिरंजीवी योजना के लिए यही सीएमएचओ के पास गए थे। इन्हीं की पार्टी ने चिरंजीवी योजना के लिए इन्होंने आवाज। तो साफ तौर पर योजनाओं की बात हो रही है तो उसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मेरे कोटा प्रभारी हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज ये जो बहस और चुनावी चर्चा के जरिए हुई है, क्या हम सफल हुए सभी मुद्दों को उठाने में यहाँ पर? देखिए, जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे कि कोटा की जो चुनावी गर्मी है वो बहुत खास होती है और अलग होती है। चुनाव का जो माहौल होता है उसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है, और कोटा की चटपटी कचौरी और यहाँ के लोगों की चटपटी जुबान, जैसे जैसे चुनावी माहौल रंग लाता है उसके बाद जाहिर तौर पर कोटा का ये शानदार कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव एक्सप्रेस में आज इतना ही।